अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये राइटर ऑथर बता रहा है कि जब भी आपने ऑल दो के स्टॉक स्प्लिट जो है वो 30 जून को इशू किया जा रहा है मिड ऑफ द ईयर में, लेकिन आपने इसको कंसिडर करना है आउटस्टैंडिंग सिंस द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, दैट्स द वेटेड एवरेज फॉर द ये बहरहाल इस तरह आपने हमेशा याद रखिएगा जब भी स्टॉक डिविडेंड या स्टॉक स्प्लिट होगा आपने उसको साल के शुरू में ही कंसिडर करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमें बता रहा है, ये देखें, अब कंपनी के पास जो शेयर आउटस्टैंडिंग है 4,80,000 के शेयर हैं, ऐसी है ना? यस चार सर। लाख 4,80,000 की कंपनी के पास शेयर हैं और फरवरी 1 को कंपनी ने इशू किए हैं 1,20,000 शेयर। अब ये जो 1,20,000 कंपनी ने शेयर इशू किए हैं ये आप ये कंसिडर करें कि ये राइट शेयर है। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में राइट शेयर का जिक्र है, तो राइट शेयर जो है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू किए जाते हैं, डजेंट मैटर, आपने इशू कर दिए। अच्छा, अब इसकी वर्किंग कैसे करेंगे? हमने नंबर ऑफ एवरेज स्टॉक निकालना है। तो देखें, जनवरी 1 को जो है वो कितने शेयर आउटस्टैंडिंग है? 4,80,000। और ये 4,80,000 जो है वो कितने माह तक आउटस्टैंडिंग रहेंगे? क्यों जी, आप लोगों से पूछ रहा हूं। जी सर। ये 4,80,000 शेयर जो है वो कितने माह तक आउटस्टैंडिंग रहेंगे? इस बात को समझ लें बेटा, बड़ी अहम अहम ये लेक्चर है आपका। ये बेटा 1 माह तक आउटस्टैंडिंग रहेंगे। क्यों? क्योंकि फरवरी में आप 1,20,000 शेयर इशू कर रहे हैं फिर से। ठीक है, फरवरी 1 में 1,20,000 शेयर इशू कर रहे हैं ना, तो फरवरी में ये 4,80,000 नहीं रहेंगे बल्कि 1,20,000 इसमें ऐड हो जाएंगे, फिर 6 लाख बन जाएंगे। आई बात समझ में? तो ये 4,80,000 जो है वो 1 माह आउटस्टैंडिंग रहेंगे और फरवरी में यही 4,80,000 जो है वो कितने बन जाएंगे? 6 लाख बन जाएंगे। ठीक है, समझ में यही बात आपको? जी सर। जी सर। शेयर आउटस्टैंडिंग जो है वो 4,80,000, फ्रैक्शन ऑफ द ईयर कितना बन जाएगा? 1 मंथ डिवाइडेड बाई 12 मंथ्स, यानी 1 माह तक ये आउटस्टैंडिंग रहे हैं ना। ठीक है, और स्टॉक स्प्लिट कंपनी कब इशू कर रही है, स्टॉक डिविडेंड कब इशू कर रही है और स्टॉक स्प्लिट कब इशू कर रही है, ये भी देख लें आप। स्टॉक डिविडेंड जो है वो कंपनी इशू कर रही है मार्च 1 को, ठीक है, 10%। और स्टॉक स्प्लिट कब इशू कर रही है? जून 1 को। जिसके पास एक शेयर होगा वो 3 शेयर कंसिडर किए जाएंगे। और अभी हमने पढ़ा कि जब भी स्टॉक स्प्लिट होगा या स्टॉक डिविडेंड होगा, चाहे वो साल के दौरान हो, साल के शुरू में हो, साल के एंड पर हो, हम उसको कंसिडर करेंगे कि जैसे वो साल के शुरू में ही है। ये अभी आपको बताया मैंने। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने इट इज एज्यूम दैट एडिशनल जो है वो शेयर आउटस्टैंडिंग एज अ रिजल्ट ऑफ द स्टॉक डिविडेंड टू बी आउटस्टैंडिंग सिंस द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। आपने बिगिनिंग ऑफ द ईयर कंसिडर करना है। तो अगर आप ये देखें, ये मार्च में, मार्च 1 को जो है वो आप स्टॉक डिविडेंड दे रहे हैं। ठीक है, तो जनवरी फरवरी 2 माह गुजर जाएंगे ना। देखें यहां पर उसने कैलकुलेशन की हुई है, जनवरी, ठीक है, स्टॉक डिविडेंड 110%, फरवरी 1 स्टॉक डिविडेंड 110%, हमने 110% इसका ले लिया। तो इसका 4,80,000 मल्टीप्लाई 1/12 मल्टीप्लाई स्टॉक डिविडेंड ले लिया। और स्टॉक स्प्लिट कब इशू कर रही है कंपनी? स्टॉक स्प्लिट कब अनाउंस कर रही है? स्टॉक स्प्लिट जो है वो ये जून 1 को होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई तक ये जाएंगे और जून 1 को जो है स्प्लिट इशू कर दिया जाएगा। तो स्प्लिट हम जो है साल के शुरू में ही कंसिडर करेंगे। तो 4,80,000 मल्टीप्लाई 1/12 मल्टीप्लाई 1.1 मल्टीप्लाई 3, ये 1,32,000 आ जाएगा आपके पास, वेटेड एवरेज शेयर आ जाएंगे। और फरवरी 1 को कंपनी ने जो है वो 1,20,000 शेयर इशू कर दिए। 4,80,000 ये थे, 1,20,000 ये हो गए, तो ये कितने हो जाएंगे? 6 लाख। अच्छा, अब ये 6 लाख आउटस्टैंडिंग कब रहेंगे, कब तक रहेंगे? कब तक रहेंगे? क्योंकि मार्च, देखो मार्च 1 में जो है आप जो है वो एक स्टॉक डिविडेंड इशू कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि फरवरी के पूरा महीना ये आउटस्टैंडिंग रहेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, तो ये 1/12 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई स्टॉक डिविडेंड कर दिया, मल्टीप्लाई स्टॉक स्प्लिट कर दिया, आपके पास वेटेड एवरेज शेयर आ गए 1,65,000। आप इसको पूरी लाइन को मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। ठीक है, और मार्च में क्या हुआ? मार्च में कंपनी ने क्या किया,
मार्च में जो है वो स्टॉक डिविडेंड इशू कर दिया 10%, ठीक है। तो 10% देखें कितना आ रहा है, इस 6 लाख का 10% कितना आ गया, 60,000। अब नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग कितने बन गए, 6 लाख जमा 60,000, 6 लाख 60,000, ठीक है। अब यहाँ पर उसने स्टॉक डिविडेंड खत्म कर दिया, लेकिन स्टॉक स्प्लिट चल रहा है स्टिल। अब ये 6 लाख 60,000 का स्ट्रक्चर जो है वो कितने माह तक आउटस्टैंडिंग रहेगा। मई में जो है वो कंपनी ट्रेजरी स्टॉक परचेज कर रही है ना, तो मार्च अप्रैल 2 माह तक जो है वो आउटस्टैंडिंग रहेगा। तो 2/12 कर दिया। स्टॉक डिविडेंड यहाँ पर इशू हो चुके हैं, ये खत्म हो गया, स्प्लिट चल रहा है, मल्टीप्लाई 3 करके हमारे पास जो है वेटेड एवरेज स्टॉक जो है वो 3,30,000 बन जाएगा, ठीक है। मई में जो है वो कंपनी ने जो है वो 1 लाख के शेयर खरीद लिए, ट्रेजरी स्टॉक अपने ही शेयर खरीद लिए, तो 6 लाख 60,000 से 5 लाख 60,000 बन गए, ठीक है। अब ये 5 लाख 60,000 का स्ट्रक्चर कितने माह आउटस्टैंडिंग रहेगा, ये मई के महीने आउटस्टैंडिंग रहेगा, जून में स्टॉक स्प्लिट हो रहा है तो 1 माह आउटस्टैंडिंग रहेगा, तो 1/12 हमने कर दिया, मल्टीप्लाई 3 कर दिया, ये स्टॉक स्प्लिट से मल्टीप्लाई करके 1,40,000 आ गया। जून में जो है वो स्टॉक स्प्लिट इशू कर दिया, जिसके पास 1 शेयर हो गए उसको 3, उसके शेयर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, तो 5,60,000 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 16,80,000 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है 16,80,000 का कितने माह तक आउटस्टैंडिंग रहेगा, ये जून में कंपनी ने अपने ट्रेजरी स्टॉक जो है वो सेल कर दिए, तो ये सॉरी अक्टूबर में, तो जून जुलाई अगस्त और सितंबर, ये 4 माह आउटस्टैंडिंग रहेगा, तो 4/12 यहाँ से स्टॉक स्प्लिट चूंकि इशू हो चुका है इसलिए स्टॉक स्प्लिट को खत्म कर दिया, तो ये 5,60,000। अब कंपनी ने जो है वो अक्टूबर में अपने ही जो ट्रेजरी स्टॉक खरीदे हुए थे कंपनी ने इशू कर दिए 60,000 इसमें से, तो नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए, 16,80,000 से 60,000 जमा किया तो 17,40,000 बन जाएगा। तो ये कितने माह तक आउटस्टैंडिंग रहेगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 माह तक आउटस्टैंडिंग रहेगा, 3/12 कर दिया हमने, तो 4,35,000। इस सब को हमने जो है वो ऐड कर दिया तो 17,62,000 जो है हमारे पास वेटेड एवरेज शेयर्स आ जाएंगे। ये याद रखिएगा, ये वेटेड एवरेज शेयर्स किस तरह निकाले, ये फ्रैक्शन ऑफ द ईयर्स को कंसीडर करते हुए, अगर ये स्टॉक डिविडेंड ना होता, ठीक है, और अगर स्टॉक स्प्लिट ना होता तो हमने इसी को कंसीडर करके फ्रैक्शन ऑफ द ईयर को कंसीडर करके ये वेटेड एवरेज निकाल लेने थे। जब स्टॉक डिविडेंड नहीं होना था तो ये 60,000 वाला ये लाइन खत्म हो जानी थी, ये स्टॉक स्प्लिट वाली लाइन खत्म हो जानी थी, बाकी रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर जो है वो सेम चलना था। बात समझ में आ गई आपको? जी सर। बेटा लेकिन ये आपको लेक्चर जो है वो रिवाइज करना पड़ेगा, मैं आपको बता दूं, ये इतना आसान नहीं है, ठीक है, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आपको ये चैप्टर भी शेयर कर दूंगा, ठीक है, ये चैप्टर में जो हाईलाइट किया हुआ ना मैंने, वो ज़्यादा वो आपके सिलेबस से मुतल्लिका है, उसको ज़रा गौर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, ये हमारा काम जो रिक्वायरमेंट थी इस क्वेश्चन की, हमने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग निकालने थे 31 दिसंबर को, वो हमने निकाल लिए, ठीक है। अब आगे चलें, यानी अब आपने इस वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स को जो है वो ईपीएस के फार्मूले में डिनोमिनेटर में रखना होता है, इसलिए कैलकुलेशन इसकी समझा दी गई जी। अब उसके पास कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर कब एग्जिस्ट होगा, जब बिजनेस के पास जो है वो कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज होंगी। कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज से क्या मुराद, कन्वर्टेबल सिक्योरिटी से मुराद कि कंपनी जो है प्रेफरेंस स्टॉक जो है कंपनी ने इशू किया और उस प्रेफरेंस स्टॉक को कॉमन स्टॉक में कन्वर्ट करने की ऑप्शन दी जाएगी अपने जो है वो शेयर होल्डर को, तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे तो ईपीएस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी कम हो जाएगी, भाई बटे के नीचे अगर आप देखो कन्वर्टेबल सिक्योरिटी से क्या मुराद है, कन्वर्टेबल सिक्योरिटी से मुराद है प्रेफर्ड स्टॉक ऐसे जो जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं कॉमन स्टॉक में, या आपके पास डिबेंचर या बॉन्ड्स हैं, उन बॉन्ड्स को आप जो है वो कन्वर्ट करवा सकते हैं कॉमन स्टॉक में। ये ऑप्शन दी जाती है कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज में कि आप अपनी सिक्योरिटीज को जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं कॉमन स्टॉक में। तो जब दिस इज द केस कि आपके पास कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज हों, तो जब उसको कन्वर्ट करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे कम हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे सर, बढ़ जाएंगे। तो ये नंबर ऑफ शेयर जो है डिनोमिनेटर में रखा जाता है। जब डिनोमिनेटर में बड़ी फिगर रखेंगे तो ईपीएस बढ़ जाएगी कम हो जाएगी, सर ईपीएस कम हो जाएगी, ईपीएस कम हो जाएगी, यानी ईपीएस को ये डिल्यूट कर देगा, ठीक है, समझ में बात आपको, ईपीएस कम हो जाएगी यानी डिल्यूटिव सिक्योरिटीज हैं ये, आई बात समझ में। तो ऊपर हम जो पढ़े थे डिल्यूटिव सिक्योरिटीज उससे मुराद ये था ऑप्शन वारंट और अदर राइट्स, ठीक है।
ऑप्शन वारंट से मुराद ये है कि आप वारंट इशू कर देते हैं अपने शेयर होल्डर को कि भाई आप इस प्राइस पर फलां तारीख तक जो है वो अपने शेयर खरीद सकते हैं। अब ये वारंट जो है अभी शेयर इशू नहीं किए है, लेकिन आपने एक ऑप्शन दे दी अपने पोटेंशियल शेयर होल्डर को कि जनाब 10 रुपए में आप जो है वो फर्ज करें कि आज क्या डेट है, आज 25 मई है, ठीक है, तो 25 मई को आप अपने पोटेंशियल शेयर होल्डर को ये वारंट इशू कर देते हैं कि भाई बाय द एंड ऑफ दिस ईयर यू कैन बाय द शेयर्स ऑफ दिस कंपनी विद दिस एंड दिस प्राइस। ठीक है, ये वारंट इशू करना होता है, यानी आपके पोटेंशियल शेयर होल्डर हैं, अभी आपके शेयर होल्डर बने नहीं हैं, आपने उनको जो है वो एक राइट दे दिया कि भाई आपका ये राइट हमने फिक्स कर दिया, कम मार्केट में इसकी वैल्यू बढ़ रही हो कम हो रही हो शेयर की, हमें से कोई सरोकार नहीं है, ठीक है, आप 20 रुपए में हमारी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं इस साल के एंड तक। ये वारंट होता है। अब ये वारंट जो है वो एक्सरसाइज करें ना करें ये पोटेंशियल शेयर होल्डर का काम है ना, ठीक है, अवामुन्नास का काम है जिसको आपने वारंट इशू किए, ठीक है, लेकिन अगर वो वारंट एक्सरसाइज कर लेता है तो इसका मतलब है कि वो शेयर खरीद लेगा, तो नंबर ऑफ शेयर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे कम हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे सर। बढ़ जाएंगे। तो नंबर ऑफ शेयर जब बढ़ जाएंगे तो ईपीएस आपकी डिल्यूट हो जाएगी। समझ में आई बात आपको? ठीक है, दैट अपॉन कन्वर्जन और एक्सरसाइज कुड डिल्यूट ईपीएस, ये वही चीज लिखी हुई है कि आप जब आप कन्वर्ट कर देंगे सिक्योरिटीज को या एक्सरसाइज कर लेंगे वारंट या ऑप्शन वगैरह को, तो आपकी ईपीएस क्या हो जाएगी, डिल्यूट हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन बात का इस तरह होता है कि आपकी ईपीएस बढ़ भी जाती है तो उसको एंटी डिल्यूटिव सिक्योरिटीज बोला जाता है। क्या कहा जाता है, एंटी डिल्यूटिव, ठीक है। अगर आपकी ईपीएस कम हो रही है किसी कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज या ऑप्शन या वारंट की वजह से, तो वो सिक्योरिटीज या ऑप्शन या वारंट क्या कहलाएगी, डिल्यूटिव सिक्योरिटीज कहलाएगी। अगर कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज या ऑप्शन या वारंट्स की वजह से आपकी ईपीएस कम होने की बजाय बढ़ रही है, कैसे बढ़ेगी वो भी हम देख लेंगे, अगर वो बढ़ रही है तो वो एंटी डिल्यूटिव कहलाएगी, याद रखिएगा, ठीक है। क्या कहा मैंने, कौन इसको जो है वो दोबारा बताएगा मुझे? सर आपने ये बताया कि अगर हम हमारी सिक्योरिटी को खरीद लेते हैं पोटेंशियल बायर जो हमारा है, तो हमारी ना अर्निंग पर शेयर जो है वो डिल्यूट हो जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी, और अगर कई दफा बढ़ जाती है तो वो एंटी डिल्यूट उसको कहते हैं। एंटी डिल्यूटिव, ठीक है, एंटी डिल्यूटिव नहीं, आंटी को कुछ नहीं कहना आपने, ठीक है, एंटी सर, हाँ एंटी, ठीक है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि कंपनी रिपोर्ट्स बोथ बेसिक एंड डिल्यूटेड ईपीएस। कंपनी ने हमेशा अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वगैरह में दोनों ईपीएस शेयर स्टेट करनी होती है, बेसिक भी बतानी होती है। बेसिक जो है यानी जो बेसिक से मुराद की सिंपल स्ट्रक्चर को ज़हन में रखते हुए, और डिल्यूटेड ईपीएस भी कंपनी ने बतानी होती है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि diluted EPS includes the effect of the all potential dilutive common shares that are outstanding during the period। ठीक है, dilutive से क्या मुराद, यानी हम ये assume करेंगे, हम ये assumption लेंगे, ये सिक्योरिटीज जो है वो कन्वर्ट होगी, ये ऑप्शन या वारंट जो है वो एक्सरसाइज हो गए हैं, आल्दो के नहीं हुए, ठीक है, लेकिन हम ये एज्यूम करके ईपीएस कैलकुलेट करेंगे कि भाई ये सिक्योरिटीज जो है वो कन्वर्ट हो चुकी हैं इनटू शेयर्स, ये वारंट या ऑप्शन जो हैं ये एक्सरसाइज हो चुके हैं इनटू शेयर्स, फिर हम जो है ईपीएस कैलकुलेट करेंगे। समझ में आ रही बात आपको, क्या कहा मैंने? भाई आपसे पूछ रहा हूं, क्या कहा मैंने? दोबारा सुने, डिल्यूटिव ईपीएस हम कैलकुलेट करते हैं ये एज्यूम करते हुए कि कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज जो है वो कन्वर्ट कर ली गई हैं, हालांकि ये सिर्फ अजम्पशन ली जा रही है, कन्वर्ट हुई हैं नहीं हुई हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, हम ये एज्यूम करेंगे कि कन्वर्ट हो चुकी हैं, ऑप्शन या वारंट जो है वो एक्सरसाइज हो चुके हैं, यानी वो शेयर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, शेयर्स में शेयर्स इसके इशू हो चुके हैं। तो डिल्यूटिव ईपीएस किस तरह कैलकुलेट की जाएगी, ये अजम्पशन लेते हुए कि कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज हैज बीन कन्वर्टेड इनटू शेयर्स एंड ऑप्शन एंड और वारंट जो है वो हैज बीन एक्सरसाइज्ड, ठीक है। तो ये इस तरह जो है वो हम ये एसेंशियल लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर देखें ईपीएस जो है वो बेसिक ईपीएस आपको निकालनी आती है, वेटेड एवरेज शेयर आउटस्टैंडिंग डिनोमिनेटर में रखेंगे, न्यूमिनेटर में नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड रखेंगे, इसमें से जो है वो माइनस कर देंगे इम्पैक्ट ऑफ कन्वर्टेबल्स का और इम्पैक्ट ऑफ ऑप्शन वारंट्स का, ये हमारे पास जो है वो सारी की सारी डिल्यूटेड ईपीएस आ जाएगी। किस तरह कैलकुलेट करना है,
आइए देखते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कंपनीज विल नॉट रिपोर्ट डिल्यूटेड ईपीएस इफ द सिक्योरिटीज इन देयर कैपिटल स्ट्रक्चर आर एंटी डिल्यूटिव। वो कह रहे हैं कि अगर जो है वो ऑप्शन, वारंट या कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज को कन्वर्ट करके आपकी ईपीएस डिल्यूट नहीं हुई बल्कि ईपीएस बढ़ गई है, तो उसको आपने रिपोर्ट नहीं करना, कंपनी उसको रिपोर्ट नहीं करेगी। ये ध्यान में रखिएगा बेटा, ये मैंने यहाँ पर इसको बता दिया और इसको ये हमने ये हाईलाइट भी कर दिया। ठीक है, कि कंपनी अगर वो डिल्यूट नहीं हो रही है आपकी ईपीएस बल्कि ईपीएस बढ़ रही है तो कंपनी उसको रिपोर्ट नहीं करेगी, फिर बेसिक को ही रिपोर्ट करेगी। ठीक है, डिल्यूटेड ईपीएस कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, यानी हम यहाँ पर ये यूज करते हैं इफ कन्वर्टेड मेथड। इफ कन्वर्टेड मेथड से क्या मुराद कि अगर ये कन्वर्ट हो चुके हैं, ये अजम्पशन हम लेंगे। ठीक है, दिस मेथड फॉर अ कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एज्यूम, क्या एज्यूम कर रहा है? एज्यूम कर रहा है कि द कन्वर्जन एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, कि जो आपकी कन्वर्जन हो चुकी है साल के शुरू में ही। ठीक है, द एलिमिनेशन ऑफ द रिलेटेड इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स, यानी आपने जो टैक्स उसको एलिमिनेट करना है, टैक्स के इफेक्ट को। देखें, आप जब आपने बॉन्ड इशू किए हैं और वो बॉन्ड जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, आप लोगों से पूछ रहा हूं, बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो रहे हैं जनाब? मनी में नहीं, बॉन्ड शेयर में कन्वर्ट हो रहे हैं। कन्वर्टेबल सिक्योरिटी से ये मुराद है ना, आपने बॉन्ड इशू किए हैं, वो सिक्योरिटी है। ठीक है, और वो कन्वर्टेबल सिक्योरिटी जो है वो कन्वर्ट हो रही है किसमें? शेयर्स में। जब आप उसको शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो मुझे आप ये बताएं कि उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपको? यस सर। बॉन्ड पे तो इंटरेस्ट होता है ना बेटा, लेकिन शेयर पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ठीक है, अब आपको शेयर, अब वो शेयर बन गए ना, वो बॉन्ड जो है वो शेयर बन गए, अब उस पर इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा आपको, उस पर तो शेयर पर तो डिविडेंड होता है ना। ठीक है, तो आपने इंटरेस्ट के इम्पैक्ट को भी एलिमिनेट करना है। कैसे करना है? लेट्स हैव अ लुक। परेशान नहीं होना आपने, ये देखो, ये एग्जांपल आपको बता रहा है। वो कह रहा है जी कि इन 2006 चिराग एंटरप्राइजेस इशूड एट पार, पार पर उसने इशू किए हैं 8% बॉन्ड, 8% बॉन्ड इशू किए हैं। ठीक है, और कितने इशू किए हैं? 60 बॉन्ड इशू किए हैं, और एक बॉन्ड की कीमत कितनी है? $1000। 1000। ठीक है, तो इस चिराग एंटरप्राइजेस ने जो है वो पार पर 60 जो है वो बॉन्ड इशू किए हैं, और 8% से क्या मुराद है कि इस पर इंटरेस्ट रेट कितना होगा? 8% कंपनी ने देना है। ठीक है, 60 बॉन्ड इशू किए हैं और हर बॉन्ड की वैल्यू कितनी है? 1000। इसका मतलब है कंपनी ने अमाउंट ऑफ, यहां पर अगर मैं आपको शो करूं तो अमाउंट ऑफ बॉन्ड कितनी बन जाएगी? अमाउंट ऑफ बॉन्ड कितनी बन जाएगी? 60 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो कितने डॉलर बन गई? 60,000 डॉलर। अगर मैं इस पर इंटरेस्ट पे करूं, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स पेएबल, तो कितना इंटरेस्ट बनेगा? 60,000 इंटू 8%, कितना बनेगा इंटरेस्ट जी? 80 के 48, 4800, 4800। तो ये इंटरेस्ट जो है इतना बन गया। ठीक है, अच्छा आप मुझे ये बताएं कि कंपनी अगर इन बॉन्ड्स को शेयर में कन्वर्ट कर देती है, तो मुझे ये बताएं कि इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 4800 का? नो सर। फिर इंटरेस्ट ये अवॉइड हो जाएगा। ठीक है, जब इंटरेस्ट अवॉइड होगा तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा सर। कंपनी का प्रॉफिट। अच्छा, अब देखें, प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है। जब आप इंटरेस्ट नहीं पे करेंगे, 4800 का इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, तो टैक्स में भी बचत हो जाएगी आपकी, टैक्स भी कम होगा। ठीक है, टैक्स सॉरी बढ़ जाएगा आपका क्योंकि प्रॉफिट बढ़ेगा। तो खैर, चिराग जो है उसका रेवेन्यू जो है वो 17,500 है, और एक्सपेंसेस जो है वो इंटरेस्ट के अलावा और टैक्स के अलावा 8400 है 2007 के।
ठीक है, और टैक्स का रेट उसने 40% दे दिया। थ्रू आउट 2007 2000 शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक वर आउटस्टैंडिंग, यानी कॉमन स्टॉक कितने हैं, 2000 हैं। नन ऑफ द बॉन्ड्स वाज कन्वर्टेड और रिडीम, वो कह रहे हैं ये बॉन्ड्स ना कन्वर्ट हुए हैं, ये 60 बॉन्ड जो आपने इशू किए हुए ना ये कन्वर्ट हुए हैं ना ये कैंसिल हुए हैं। ठीक है, अब हमें इंस्ट्रक्ट क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शन हमें दे रहा है कंप्यूट डिल्यूटिव ईपीएस, यानी डिल्यूटिव ईपीएस में हम क्या अज्यूम करेंगे, हम ये अजम्पशन लेंगे कि ये बॉन्ड जो है वो 60,000 के कन्वर्ट हो चुके हैं, किसमें, कॉमन स्टॉक में। जी बेटा बोलें, क्या कह रहे हैं आप, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, ये 60 बॉन्ड कह रहे हैं या दूसरे 2000 वाले कह रहे हैं कि कन्वर्ट नहीं हुए? बेटा वो तो शेयर है ना, वो तो नंबर ऑफ शेयर हैं आउटस्टैंडिंग, शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक जो है वो 2000। ओके ओके, ठीक है, जी सर। अब हमने डिल्यूटिव, देखो एक तो ईपीएस निकालने का ये तरीका होता है ना कि हम बेसिक ईपीएस निकाल लें, वो क्या, हम जो है वो हमारे पास जो हम प्रॉफिट निकाल लें 17,500 में से जो है वो एक्सपेंसेस माइनस करें, इंटरेस्ट जो है वो 4800 का माइनस करें और टैक्स जो है वो 40% माइनस कर लें। ठीक है, तो पहले बेसिक निकाल के दिखा दूं आपको, बेसिक किस तरह इसने निकाली हुई है। देखो ये बेसिक उसने निकाली हुई है 17,500 रेवेन्यू है, ये जो मैंने अभी रेड में लिखा हुआ है ये ना देखिएगा, एक्सपेंसेस 8400 है, इंटरेस्ट एक्सपेंस हमने निकाला हुआ है 4800, तो इनकम बिफोर टैक्स कितना आ जाएगा 4300, और इनकम टैक्स जो है वो 40%, 4300 का 40% निकाला तो 1720, नेट इनकम हमारे पास आ गई 2580। अब आप जो है वो उसकी बेसिक अगर ईपीएस निकालेंगे तो बेसिक ईपीएस किस तरह निकलेगी, यहां पर देखो बेसिक ईपीएस, ठीक है, वो क्या, आपके पास प्रॉफिट जो है 2580, इसमें से माइनस कर देंगे प्रेफर्ड डिविडेंड, क्योंकि यहां उसने कुछ नहीं बताया हुआ तो इसका मतलब प्रेफर्ड डिविडेंड कुछ नहीं है, डिवाइड कर देंगे इसको किससे, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से, वो कह रहे 2000 है। तो मुझे बताओ कि बेसिक ईपीएस कितनी निकली हमारी, 2580 को 2000 से डिवाइड करो भाई, 2580 डिवाइड बाय 2000 तो 1.29 ये बेसिक ईपीएस निकले। आइए देखते हैं कि इसने बेसिक ईपीएस इसी तरह निकाली हुई है, बेसिक ईपीएस 1.29 देखें ये यही निकाली हुई ना इसने, नेट इनकम 2580 डिवाइड बाय वेटेड एवरेज शेयर, वो कह रहे हैं पूरे साल यही रहे हैं 2000 ही, निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने निकाल के हमें 2000 दे दिए, 1.29 निकले। अब हम जो है वो डिल्यूटेड ईपीएस निकालेंगे, डिल्यूटेड ईपीएस में देखो बेटा क्या करेंगे हम, डिल्यूटेड ईपीएस में हम ये कंसीडर करेंगे कि ये जो बॉन्ड है ना, ये 60 बॉन्ड ये कन्वर्ट हो गए हैं किसमें, कॉमन शेयर्स में, कॉमन स्टॉक में। ठीक है, अच्छा अब आप मुझे ये बताएं कि एक बॉन्ड जो है वो कितने शेयर में कन्वर्ट होगा, बेटा आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं, देखो ईच कन्वर्टेबल इनटू 100 शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक, तो कितने बॉन्ड्स हैं, 60 बॉन्ड है। ठीक है, तो 60 को मल्टीप्लाई करो 100 से, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 6000, यहां पर मैं लिख रहा हूं भाई देखो, इफ bonds are converted into common stock, अगर बॉन्ड्स कन्वर्ट हो गए, 60 बॉन्ड है इनटू 100, तो ये 6000 ये बन जाएंगे, 6000 शेयर्स बन गए, और कंपनी के पास ऑलरेडी कितने शेयर्स हैं, 2000 सर, तो टोटल शेयर कितने हो जाएंगे, 8000। ठीक है, अच्छा जब आपके बॉन्ड्स कन्वर्ट हो गए शेयर्स में तो प्रॉफिट कितना होगा वो भी जरा देख लें। देखें यहां मैंने ये कैलकुलेशंस की हुई, 17,500 रेवेन्यू है, एक्सपेंसेस 8400, उसी तरह बॉन्ड अब नहीं है तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, नील। समझ में आ रही बात आपको, बेटा आप लोगों से पूछ रहा हूं, आर यू डेवलपिंग योर अंडरस्टैंडिंग, कोई अंडरस्टैंड कर रहे हैं? ठीक है, अब इंटरेस्ट एक्सपेंस नील है
इनकम बिफोर टैक्स टैक्स कितना आ जाएगा 9,100। अब 9,100 देखो इनकम बढ़ गई है ना, तो इनकम टैक्स भी बढ़ जाएगा, 36-40 हो जाएगा, यानी 40%। तो नेट इनकम कितनी आ जाएगी 5,460। और नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हमारे पास, नंबर ऑफ शेयर्स कितने बन 8,000 जाएंगे सर। 8,000। ठीक है, तो अब मैं अगर जो है वो ईपीएस निकालूं, ईपीएस निकालूं मैं, डिल्यूटेड ईपीएस, ये बेसिक निकाली हुई हमने, तो डिल्यूटेड ईपीएस में निकालूं तो कितनी बनेगी, यहां पर देखो ईपीएस डिल्यूटेड इज इक्वल टू प्रॉफिट 5,460 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर कितने 8,000। तो इसको जरा देखें कितना बनेगा, 5,460 डिवाइडेड बाय 8,000, तो ये हमारे पास आ गया 0.6825। ये डिल्यूट होगी, कम होगी है ना, बेसिक जो है 1.29 थी, डिल्यूट हो गया 0.6847 रहेगी। देखिए इसने क्या किया हुआ, लेट्स हैव अ लुक। बेसिक तो ये निकाले ना 1.29, अब डिल्यूटेड क्या निकाली 0.68, हमने क्या निकाली थी 0.6825। ठीक है, तो इसने क्या किया हुआ, इसने 2580 वो प्रॉफिट ले लिया, और 4800 जो है वो इसका जो है वो टैक्स इंटरेस्ट का एक्सपेंस है, उसको 60% से मल्टीप्लाई करके इस तरह इसने निकाल लिया। आपका आपको जो समझ में आए, अगर ये मेथड समझ में आ रहा है इसके मुताबिक कर लें, अदरवाइज जो मैंने आपको बताया है कि इस तरह आपने कैलकुलेट करना है दोबारा से 5460। इसने हमने इस तरह 5460 कैलकुलेट किया, इसने किस तरह कैलकुलेट किया, ये नेट ऑफ करके 4800 इंटरेस्ट है ना, इसका 0.6 ले लिया जो बचत होगी इसको, तो इस तरह जो है वो हमारी इसने ये देखें 5460 निकाला डिवाइड बाय 8,000, तो $0.68 जो है वो डिलीटेड ईपीएस निकल आई। अब अगर ये ईपीएस आपकी 1.29 से बढ़ जाती तो वो एंटी डिल्यूटिव होनी थी, ऐसे ही है, बात समझ में आ रही बेटा कि मैं कल ही शेयर आप ही पढ़ाई जाना पे, आप ही समझी जाना पे। जी सर आ रही है। बेटा इसको आपने रिवाइज जरूर करना है, मैं आपको बता दूं, ये बगैर रिवीजन के ये आपको भूल जाएगा, ये अभी आप 1 घंटे बाद अगर आप पढ़ेंगे ना तो हो सकता है आपके दिमाग से उड़ जाए। तो ये राइट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द लेक्चर, कंप्लीशन ऑफ द सेशन, आपने इसको रिवाइज जरूर करना है। ठीक है, तो अच्छा अब आगे क्या कह रहा है, ये हमने ए पार्ट कर लिया, इसी क्वेश्चन का ये ए पार्ट था ना, डिल्यूटेड ईपीएस निकालने के लिए कह रहा था कंप्यूट डिल्यूटेड ईपीएस पर शेयर। तो डिल्यूटेड निकालने से पहले आपको बेसिक लाजमी निकालनी पड़ेगी। अच्छा अब वो कह रहा है कि एज्यूम सेम फैक्ट्स एज दोस फॉर पार्ट ए, वो कह रहा है कि सेम फैक्ट्स कंसीडर करें एक्सेप्ट द 60 बॉन्ड वर इशूड ऑन सितंबर 1 2007, यानी बॉन्ड इशू कर रहा है 60 सितंबर 1 को, रादर देन 2006। पहले उसने जो है वो कब इशू किए हुए देखें, 2006 में उसने इशू किए हुए बॉन्ड्स, इसका मतलब है हम 2007 में वो आउटस्टैंडिंग होंगे। अब कंपनी कब इशू कर रही है शेयर, बॉन्ड कब इशू कर रही है, कंपनी सितंबर 2007 में इशू कर रही है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना आपने, 2000 आउटस्टैंडिंग पहले आपके पास, ठीक है शेयर्स। अच्छा अब ये 6,000 जो आपके पास बन जाएंगे, शेयर 6,000 ही बनेंगे, लेकिन इसको आपने एवरेज निकालना है। सितंबर 1 को कंपनी इशू कर रही है ना ये बॉन्ड्स, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर कितने माह आउटस्टैंडिंग रहेंगे, 4 माह, 4/12 करके आप ये 2000 निकालेंगे, 2000 जमा 2000 कितने हो जाएंगे 4,000 हो जाएंगे। और इनकम हमने निकाली हुई कितनी, इनकम निकाली हुई कितनी हमने, इनकम हमने निकाली हुई है, अगर ये बॉन्ड्स कन्वर्ट हो गए तो इनकम हमने निकाली हुई कितनी 5,460। अच्छा अब देखो अब क्या निकलता है हमारे पास, देखो जनाब, बॉन्ड इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बॉन्ड इंटरेस्ट जो है वो सितंबर 1 को आपने इशू की है ना, तो 4/12 आप लेंगे, यानी 4 माह का इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, और 40% आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, टैक्स पे कर दिया, नेट इनकम जो है वो 4500 आ गई। ठीक है, अब 4500 को जो है वो आप डिवाइड करें पहले 2000 से,
बेसिक निकालने के लिए। ये बेसिक ईपीएस निकाली हुई है, बेसिक ईपीएस निकाली हुई है, ठीक है। 4500 को 2000 से डिवाइड किया 2.25 आ गया। अच्छा, अब डिल्यूटेड ईपीएस कैसे निकाली हुई? ये 1600 को जो है वो 60% से मल्टीप्लाई करके उसने 5460 इनकम निकाली, या उसी तरह कर लें 17500 एक्सपेंसेस 8400, इंटरेस्ट जो है वो नील आ जाएगा, और टैक्स कैलकुलेट कर लें, नेट इनकम जो है वो 5460 आ जाएगी। अब नेट इनकम 5460 आ गई और टोटल नंबर ऑफ शेयर जो है वो 2000 की बजाय कितने हो जाएंगे? 4000 हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर ईपीएस निकालें, ईपीएस अगर हम निकालें डिल्यूटेड, तो कितने निकलेगी? 5460 इनकम है, डिवाइडेड बाय 4000 नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। तो 5460 को 4000 से डिवाइड करें, 5460 डिवाइडेड बाय 4000, तो ये 1.365, तो ये भी डिल्यूटेड आ गया आपने, ठीक है। इस तरह हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। लेट्स हैव अ लुक किसने क्या किया हुआ है। बेसिक 1.37, ये डिल्यूटेड 1.37, ठीक है। 1.365 हमने निकाली ना, 1.365, इसने इसको राउंड कर दिया। बेसिक 2.25 और डिल्यूटेड जो है 1.37, ठीक है। ये देखें बेसिक 2.25, ये डिल्यूट हो गई है, ठीक। अच्छा, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है? मुझे ये बताएं कि डिल्यूटेड ईपीएस किस तरह निकालनी है और कन्वर्टेबल स्टॉक, ठीक है। अच्छा, चले आगे। अच्छा, ईपीएस ये कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर चल रहा है हमारा, ठीक है। वो कह रहा है प्रायर टू 2007 प्रेंसर कंपनी इशूड 30,000 शेयर्स ऑफ $6 कन्वर्टेबल, ठीक है, कम्युलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक। ये कंपनी ने इशू किए हैं कम्युलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक, कितने? 30,000, और इस पर डिविडेंड कितना है? 6%, ठीक है। पार वैल्यू कितनी है? $100 पार वैल्यू, ठीक है। कंपनी ने इशू किए हैं 30,000 शेयर्स। कौन से शेयर? कम्युलेटिव प्रेफर्ड शेयर, ठीक है। और पार वैल्यू $100 है, ठीक है। और 6% जो है वो प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड रेट है। ईच शेयर इज कन्वर्टेबल इनटू 5 शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक। हर शेयर जो है वो 5 शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक में कन्वर्टेबल है। अगर हम 30,000 शेयर्स को कन्वर्ट करें कॉमन स्टॉक में, तो 5 3 15, 1,50,000 जो है वो कॉमन स्टॉक शेयर बन जाएंगे, ठीक है। नेट इनकम जो है वो 2007 की 12 लाख है, और ऑलरेडी कॉमन स्टॉक कितने हैं? ऑलरेडी कॉमन स्टॉक कितने हैं भाई? 6 लाख। 6 लाख। अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं तो कॉमन स्टॉक कितने बन जाएंगे? अगर ये प्रेफर्ड स्टॉक कन्वर्ट कर देते हैं हम, तो कॉमन नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक कितने बन जाएंगे? नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स कितने बन जाएंगे भाई? 7 लाख। 7,50,000, 7,50,000, क्योंकि ये 30,000 शेयर है ना। हर शेयर जो है वो 5 शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसका मतलब है कि जब हम ये 30,000 शेयर्स को कन्वर्ट करेंगे कॉमन स्टॉक में, तो 5 3 15, 1.5 लाख शेयर ये हो जाएंगे। ऑलरेडी 6 लाख है, तो 6 लाख जमा 1.5 लाख, 7.5 लाख जो है वो शेयर बन जाएंगे डिल्यूटेड ईपीएस निकालने के लिए, ठीक है। देयर वर नो चेंजेस ड्यूरिंग 2007 इन द नंबर ऑफ कॉमन और प्रेफरेंस शेयर आउटस्टैंडिंग। रिक्वायर्ड क्या कर रहा है? कंप्यूट डिल्यूटेड ईपीएस फॉर 2007। तो करते हैं उसी तरह जैसे हम पहले करते आए हैं। व्हेन कैलकुलेटिंग डिल्यूटेड ईपीएस बिगिन विद बेसिक ईपीएस। बेसिक इसको लिखना चाहिए, बेसिक इसने लिख दिया, तो बेसिक ईपीएस से स्टार्ट करें। तो अब आप देखें आपके पास जो है वो नेट इनकम कितनी है? नेट इनकम उसने बताई हुई है ये 12 लाख, ठीक है। ये 12 लाख नेट इनकम है भाई, ठीक है। तो अगर आप बेसिक ईपीएस निकालना चाहते हैं, यहां पर हम निकाल लेते हैं ईपीएस बेसिक, ठीक है। तो 12 लाख
ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे हम क्या, माइनस करेंगे जो हमने इस पर डिविडेंड पे करना है। ठीक है, तो 30,000 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 6% कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करें जरा। 30,000 नंबर ऑफ शेयर है, एक शेयर की वैल्यू जो है वो $100 है। ठीक है, और तो ये 30 लाख बन जाएगा, मल्टीप्लाई 6%, ये 1,80,000 जो है, 1,80,000 जो है आपके पास प्रेफर्ड स्टॉक आ जाएगा। याद है कि नहीं याद आपको, मैंने ये फार्मूला हमने शुरू में डिस्कस किया था। फार्मूला क्या था हमारे पास, फार्मूला ये था नेट इनकम माइनस, ओहो नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड, या प्रेफर्ड डिविडेंड लिख लें। ठीक है, और इसको हमने डिवाइड करना है किसके साथ, एवरेज